IBA grads, gateway to your desired future. क्वेश्चन नंबर 19 देख ले. 256 रेज टू द पावर 0.09 इनटू है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इनटू 256 रेज टू द पावर 0.16. ठीक है, तो बेसिस सेम पावर्स ऐड कर दो तो 0.16 में 0.09 ऐड करो तो कितना बनता है 0.25. ठीक है, फ्रैक्शनल पावर बना लो पहले. 0.25 फ्रैक्शंस में क्या होता है? 0.25 पता होना चाहिए, क्वार्टर होता है, 1/4 होता है. नहीं पता तो पॉइंट को आगे डाल के नीचे 0 लगा दो. तो 256 रेज टू दी पावर 25/100 बनेगी ये पावर. पॉइंट को आगे लाके नीचे 2 zeros प्रोड्यूस कर दिए. 25/100 1/4 होता है. ठीक है, तो 256 रेज टू दी पावर 1/4. हमने क्लास में क्या बात पढ़ी थी? अगर आपको याद है कि 4 की पावर 4 256 होता है, देयरफॉर 256 का 4th रूट 4 होता होगा, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है. लेकिन हमने क्लास में ये बात करी थी कि जब भी फ्रैक्शनल पावर आए, बेस को छेड़ो, बेस जो गिवन लिखी हुई है उसको कुछ और लिख दो, कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा. और अगर आप 256 को किसी और नंबर की बेस में नहीं लिख पा रहे हो एग्जाम में, तो आप 256 की कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन. वैसे याद होना चाहिए. ठीक है, तो आपने करा 2 128 जा, फिर आपने करा 2 64 जा, फिर आपने करा 2 32 जा. आंसर वैसे 4 आ गया. 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा. लेकिन लेट्स सपोज कोई बड़ा नंबर आ जाए, आप उसको पता ही नहीं कर पा रहे हो. कितने 2s हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 2s हो गए. तो 256 की जगह 2 की पावर 8 लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी पावर 1/4 अपनी जगह पे. तो 4 1 जा हो गया एंड 4 2 जा हो गया एंड 2 स्क्वायर कितना हो गया भाई? 4 हो गया. 2 स्क्वायर कितना हो गया भाई? 4 हो गया. करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन एप्पल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का. ये आपका नेक्स्ट आंसर हो गया. आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगले क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20. इन एन एरिया 2% ऑफ फैमिलीज हैव 5 चिल्ड्रन ईच बट 8% हैव नो चिल्ड्रन एट ऑल. ठीक है, वो आपको बोल रहा है कि भाई 2% फैमिलीज हैं, 100% होता है ना टोटल, तो 2% जो है ना उनके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे. और 8% के कोई बच्चे ही नहीं है. ठीक है, तो वो जो आपका 100% टोटल होता है उसमें 2% और 8% जो है ना वो तो वेस्ट हो गए. 2% वाले कौन लोग हैं? 5 चिल्ड्रन वाले लोग हैं. ठीक है, 8% वाले कितने लोग हैं? 0 चिल्ड्रन वाले लोग हैं. तो अब आपके पास 0 चिल्ड्रन हो गया, 5 चिल्ड्रन हो गया, तो बाकी कितना बच गया? 90%. ठीक है, 2 और 8 मिला के कितना परसेंट होता है भाई? 10% तो वेस्ट हो गया. बाकी कितना बच गया? ये जो क्वेश्चन रेस्ट बोल रहा है ना, इस रेस्ट का मतलब है वो 90% ऑफ द फैमिलीज की बात कर रहा है. अमंग्स द रेस्ट, यानी अमंग द रिमेनिंग 90% की बात कर रहा है. अमंग the 90% of the families, अब रेस्ट को भूल जाओ. 90% of the families, 18% and 25%. 18% have 4 children each. इन्हीं 90% में से 18% लोग ऐसे हैं जिनके पास 4 बच्चे हैं और 27% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 1 बच्चा है. तो इस 90% में 90% में से अगर कोई ट्री डायग्राम से करना चाह रहा है तो बिल्कुल करे. 90% में से कितना परसेंट वेस्ट हो गया आपका? 18% ये जिनके पास 4 बच्चे और 27% ये, 45% गया. 90% में से 90% जो है इसका 45% 4 बच्चे वाले लोगों ने और 1 बच्चे वाले लोगों ने वेस्ट कर दिया. तो वेस्ट हो गया 90 का 45%, उसको आप छोड़ दो. 90 का 45% वेस्ट हो गया. अभी बच कितना गया? How many families live in the area if 297 families have either 2 or 3 children each? इसकी बात नहीं की हुई थी ना ऊपर? परसेंटेजेस जहां बता रहा था 2 और 3 चिल्ड्रन वाले की बात कहीं की नहीं है. यानी इसका मतलब ये जो 2 और 3 चिल्ड्रन की जो वैल्यू दे रहा है ना, ये रिमेनिंग परसेंट की वैल्यू है. क्योंकि ये रिमेनिंग वैल्यू है तो ये रिमेनिंग परसेंट की वैल्यू है. 90% जो वैल्यू थी, 90% का 45% कौन खा गया? 4 बच्चे वाले लोग और 1 बच्चे वाले लोग. दूसरी लाइन खा गई वो. ठीक है, ये जो सेकंड लाइन है ना ये खा गई 90% का 45%. तो बच कितना गया? 90% का 55% बच गया. उसकी वैल्यू 297 है. तो हमने क्लास में पढ़ा था ना फ्रैक्शन टू टोटल इक्वल्स टू वैल्यू वाला फॉर्मूला. तो वैल्यू कितनी है? 297. टोटल कितना है? नहीं पता. इसका टोटल, इस वैल्यू का फ्रैक्शन, परफेक्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? 90% का 55%, क्योंकि 90% का 45% तो सेकंड लाइन में वेस्ट हो गया था. तो इसी 90% का कितना परसेंट बच गया? 55% बच गया, जिसकी वैल्यू कितनी है? 297. यहां से हम टोटल निकाल लेंगे. कैंसिलेशन करता हूं, जितनी कैंसिलेशन कर सकता हूं कर लेता हूं.
एक तो ये 0 से जीरो जाने दो, 9 को काटो, 9 1 जा 9 3 जा 27 होता है आपके पास, 2 बच गया 27, 9 3 जा 27 अगेन, ठीक है। 5 11 जा 5 20 जा, चलो 11 के टेबल से गया, 11 1 जा 11 टाइम्स 3 33 होता है। तो आपके पास डिनोमिनेटर में एक 20 बच गया और एक 0 भी बच गया यहाँ पे, तो 200 डिनोमिनेटर में बच गया, उधर जाके टोटल से मल्टीप्लाई होगा 200 टाइम्स 3। टोटल फैमिलीज जिनके बारे में बात हो रही है वो 600 फैमिलीज है। अभी पूछ क्या रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन द एरिया, यही तो पूछ रहा है। करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन बॉय हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का बॉय आंसर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं भाई उसमें क्या बात हो रही है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 21 को जरा समझना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा सा हटके सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है कि 64 स्मॉल क्यूब्स joined to form a single large cube। छोटे छोटे 64 क्यूब्स हैं आपके पास, अब आपने उनसे एक सिंगल लार्ज क्यूब बना दिया। देखिए सिंगल लार्ज क्यूब बनाने के लिए तो क्यूब तो बनता है तीन डायमेंशन से ना, लेंथ विड्थ और हाइट से। हाँ वो तीनों बराबर होती हैं, ये बात सही है, ठीक है, तीनों बराबर होती हैं, ये बात सही है, लेकिन बनता तो तीन इक्वल डायमेंशन से है ना, लेंथ से, विड्थ से और हाइट से। वो तीन डायमेंशन क्या होने चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई। 64 स्मॉल क्यूब्स हैं, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 64 का आप क्यूब रूट करो तो बनता है आपके पास 4, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 बनता है कितना, 64। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो लेंथ की साइड होगी ना वहां पे 4 क्यूब्स लगे हुए होंगे, इसी तरीके से विड्थ के कॉलम में 4 क्यूब्स लगे होंगे, इसी तरीके से हाइट के कॉलम में 4 क्यूब्स लगे होंगे, हर कॉलम में ना 4 क्यूब्स लगे होंगे। जैसे कि मेरे पास ये एक फ्रंट फेस है, ठीक है, इस फ्रंट फेस को मैं देख लेता हूँ, ये जो मेरे पास एक फ्रंट फेस है, ठीक है, ये फ्रंट फेस पे आपके पास 4 क्यूब्स लगे होंगे, 1 2 3, ये 4 क्यूब्स होंगे, ठीक है, ये 4 क्यूब्स मेरे पास फ्रंट फेस पे होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 इसी तरीके से, ठीक है। फिर एक और कॉलम होगा, 4 कॉलम्स होंगे, समझ लें आप बराबर हैं सारे क्यूब्स, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। एक और कॉलम होगा इसी तरीके से फ्रंट फेस पे, 1 2 3 और ये नीचे वाला चौथा, फिर एक और कॉलम होगा, ये 4 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है। आपके पास चार के कॉलम्स होंगे, मतलब ये 4 की लेंथ, 4 क्यूब्स की लेंथ होगी, 4 क्यूब्स की विड्थ होगी, 4 क्यूब्स की हाइट होगी, तभी तो टोटल 64 क्यूब्स यूटिलाइज होंगे, वरना तो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब आप जरा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे, द आउटर सरफेस ऑफ द क्यूब इज पेंटेड बाय रेड कलर, ठीक है। वो बोल रहा है कि यार आउटर सरफेस ऑफ द क्यूब है ना, ठीक है, उस पर रेड कलर पेंट कर दिया है। चलो मेरे आउटर सरफेस जो मुझे फ्रंट पे नजर आ रही है, यहाँ पे मैंने रेड पेंट करा, 1 2 3, ये पूरा रेड कर दिया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो भाई ये सारी मैंने, ये सारे जो फ्रंट पे जो मुझे स्मॉल क्यूब्स नजर आ रहे थे ना, 16 स्मॉल क्यूब्स जो मुझे नजर आ रहे थे, उन सबको मैंने पेंट कर दिया। तो भाई ये जो 16 क्यूब्स जो फ्रंट फेस पे आपने पेंट करे हैं, इसी तरीके 16 फ्यूज, इसी तरीके के 16 क्यूब्स आपके इसी के बैक यानी बॉटम फेस पे, पिछले वाले फेस पे भी होंगे ना। ये फ्रंट फेस है तो बैक फेस दिख रहा है आपको, ये वाला फेस, ठीक है, ये वाला फेस मैं इसको शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, 3D में कोशिश करेंगे कि ये दिख जाए, ये एक ही फेस में शेड कर रहा हूँ। ये जो पीछे वाला जो फेस है ना, ठीक है, जैसे ये फ्रंट फेस है ना, बिल्कुल इसी के पीछे वाला फेस जो आपको दिख नहीं रहा, वहां पे भी यही 16 स्मॉल क्यूब्स, क्योंकि उसने सारी आउटर सरफेस पे पेंट कर दिया है, पूरे क्यूब को बाहर से पेंट कर दिया है। तो अगर ये 16 क्यूब्स यहाँ से पेंट हुए हैं तो वो 16 क्यूब्स भी वहां से पेंट हुए होंगे। तो 16 + 16 32 क्यूब्स तो ऐसे है क्लियर 32 क्यूब्स तो ऐसे बिल्कुल क्लियर हैं जिनमें कोई ना कोई फेस तो पेंट है, उनका आउटर फेस तो पेंटेड है, ठीक है। अच्छा और कितने क्यूब्स होंगे, थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, और कितने क्यूब्स आपके पास पेंटेड होंगे, इसको अगर मैं हटा दूं थोड़ा सा समझने के लिए। देखिए भाई अब यहाँ पे है जरा, आप लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट राइट और लेफ्ट पे जो आपके पास स्पेसेस बने ना उस पे है जरा। देखिए यहाँ पे जो पहला कॉलम है ना, यहाँ पे भी एक पहला कॉलम बनेगा 4 क्यूब्स का, 1 2 3 और नीचे 4, ठीक है। एक दूसरा कॉलम बनेगा 1 2 3 और नीचे 4, फिर तीसरा कॉलम बनेगा 1 2 3 और नीचे 4, और एक चौथा कॉलम भी बन गया 1 2 तीसरा और ये चौथा। समझ लें 4 कॉलम्स, 4 बाय 4 16 क्यूब्स आपकी लेफ्ट फेस पे भी दिख रहा है। लेकिन जब आपने ये रेड से ये वाला जो फेस पेंट किया है आपने, ये जो रेड कलर से अभी जो मैंने फेस पेंट किया है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो फेस पेंट किया है, ये जो रेड, इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड का पहला कॉलम भी पेंट हो गया होगा ना,
ठीक है, मतलब पेंट तो आपने किया है, वो तो पूरा फेस पेंट किया है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के पहले कॉलम में जितने भी क्यूब्स हैं वो काउंट हो गए होंगे ना, तो वरना तो डबल काउंटिंग हो जाएगी अगर आपने फिर काउंट कर लिया तो, वरना तो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने इस क्यूब को काउंट कर लिया है। ठीक है, और इसी क्यूब का एक फेस यहाँ पे पेंट हुआ है, तो वापस थोड़ी काउंट करेंगे उसको, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। अच्छा, कौन से को नहीं काउंट किया होगा, ये जो सेकंड कॉलम है ना, इसको इसको इसको, ये चार, 1 2 3 4, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस पे ये 8 क्यूब्स नहीं काउंट किए, अब इनको काउंट कर लो। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे 8 क्यूब्स नहीं काउंट किए तो राइट हैंड साइड पे ऐसे ही 8 होंगे। तो आप पैटर्न समझ आ गया, किस पैटर्न में ऐड हो रहे। अब टॉप और बॉटम में क्या करोगे, पहले 16 प्लस 16 हुआ था, अभी 8 प्लस 8 हुआ है, तो अब टॉप और बॉटम के लिए क्या करोगे, 4 प्लस 4, हाफ हाफ 2 मरतबा ऐड हो रहा है ना। तो कितने क्यूब्स पेंट हो गए, ये नंबर ऑफ क्यूब्स पेंटेड निकाल लिए मैंने। 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 8 48, 48 प्लस 4 52, 52 प्लस 4 56 क्यूब्स आउट ऑफ 64 क्यूब्स पेंटेड है। तो हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल नॉट हैव अ कलर्ड फेस। भाई 64 में से 56 अगर पेंट कर दिए तो बाकी 8 क्यूब्स ऐसे हैं जिनके पास कोई भी कलर्ड फेस नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही वो पूछ रहा था। लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डुएबल नहीं है, करना नहीं चाहिए इसको, टाइम वेस्ट करने नहीं चाहिए, गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है। अगर इमेजिनरी सिचुएशन, आपकी इमेजिनरी सेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, पिक्चर मेमोरी आप बड़ी जबरदस्त है आपकी, तो फिर आप कर लो, ठीक है। लेकिन वरना ये अच्छा सवाल नहीं है, ऐसा डुएबल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन में कंसिडर किया जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ये तो वही आ गया, मोशन प्रॉब्लम्स, ट्रेन्स लेंथ आ गया, ये तो हमने बुक में किया हुआ है। 2 trains each 100 meters long moving in opposite directions क्रॉस ईच अदर इन 8 seconds। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, यानी एक यू मूव कर रही है और एक आपके पास यू मूव कर रही है, और एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर रहे हैं 8 seconds में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम में, टाइम की जगह तो मैंने 8 डाल दिया, डिस्टेंस की जगह मैंने आपको बताया हुआ था ट्रेन की लेंथ का सम डालना। एक की लेंथ 100 मीटर है, दूसरे की भी 100 मीटर है, तो ट्रेन की लेंथ का सम कितना हो गया, 100 प्लस 100 200। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने डिस्टेंस रख दिया है मीटर में और टाइम रख दिया है सेकंड्स में, तो जो भी मेरे पास स्पीड आएगी वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और आंसर जो है ना वो किलोमीटर पर आवर में, तो एंड में हम कन्वर्जन कर लेंगे, फिलहाल स्पीड निकाल लेते हैं। अच्छा, स्पीड के बारे में क्या बताया, इफ वन इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट द अदर, ठीक है, तो स्लोअर वाली की स्पीड x ले लेता हूं, फास्टर वाले की स्पीड 2x ले लेता हूं, यही तो बोल रहा है। वन इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज द अदर, यानी फास्टर वाले की जो स्पीड है वो स्लोअर वाले की स्पीड से 2 गुना ज्यादा है। तो अगर स्लोअर वाले की स्पीड x है तो फास्टर ट्रेन स्पीड शुड बी 2x। और हमने ये एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं भैया, और ऐसी सिचुएशन में हमारे रिक्वायर्ड केसेस के हिसाब से, हमने जो केसेस पढ़े थे, 3 मेन केसेस पढ़े थे, उन केसेस के अकॉर्डिंगली हमने ये बात पढ़ी थी कि ऐसी सिचुएशन में स्पीड्स का आपने क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो स्पीड्स की जगह पे क्या आ जाएगा, x और 2x का सम, यानी 3x। ठीक है, यहां से मैं किसी तरीके से पहले x निकाल लूं, फिर देख लूंगा क्या करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये जो 3 है इसको कैंसिल आउट कर लूं 4 के टेबल से पहले, 4 टाइम्स 2 एंड 4 टाइम्स 5 इज 20, 0 आपके पास बच गया 50/2 बच गया ये। ठीक है, 50/2 फर्दर कैंसिल आउट हो जाएगा, 50/2 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 25 हो गया, ये भी हो गया। तो x की वैल्यू कितनी बन गई, x की वैल्यू आ गई 25/3, यानी स्लोअर ट्रेन की स्पीड कितनी है, 25/3 मीटर पर सेकेंड, और फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है, 25/3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 50/3 मीटर पर सेकेंड। गलती ये हो गई है कि आंसर मीटर पर सेकेंड में चाहिए ही नहीं है, आंसर तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो क्या बात याद करी थी भाई, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करना है, इसी का उल्टा, यानी मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपको मीटर पर सेकेंड में आंसर निकाल लिया आपने 50/3, आपको किलोमीटर पर आवर में आंसर देना है। फास्टर ट्रेन का दे रहे हैं ना, स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन किलोमीटर पर आवर देना है, तो कुछ भी नहीं करना, ये जो 50/3 हमारा आंसर आ गया गलती से मीटर पर सेकेंड में, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 3600/1000 से, ताकि ये जो आंसर है
वो किस में आ जाए, किलोमीटर्स पर आवर में आ जाए। अब बाकी कैंसिलेशन आप कर लो, कैंसिलेशन हो रही होगी क्योंकि आंसर ऑप्शन पॉइंट्स में है नहीं, ठीक है। तो जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है वो कर लें, 0 से एक 0 गया, ठीक है। ये 2 जीरोस आपके, ये ऊपर वाले 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ऊपर एक 5 बच गया। अच्छा ये क्या हो गया आपके पास, 3 1 जा 3 होता है, और ये कितना होता है, ये 12 जा होता है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है, 60 बन रहा है, 60 किलोमीटर्स पर आवर बन रहा है। करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन कैट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो गया ये। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, अ वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर, 3 पार्ट्स किसके हैं, पानी के, एंड 5 पार्ट्स क्या है, सिरप है, ठीक है। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर सो दैट द मिक्सचर मे बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। अच्छा आपसे जो भी चीज पूछ रहा है ना, उसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा, उसका रेशो पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। नहीं, आप सपोजिशन कर सकते हो, यानी आप ये कह लो कि आपका जो वेसल है ना, उस वेसल में 3 पार्ट्स ऑफ वाटर है, 5 पार्ट्स ऑफ सिरप है ना, तो 30 वाटर ले लो और 50 क्या ले लो, सिरप ले लो, मसला ही क्या है, ठीक है। देंगे अगर आपसे एंड में फाइनल आंसर रेशो की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में या परसेंटेज की फॉर्म में पूछा है ना, तो आप सपोजिशन कर सकते हो, एज लॉन्ग एज वो सपोजिशन करेक्ट है, रेशो के गिवन रेशो के अकॉर्डिंग करेक्ट है तो सही है। तो भाई बोल रहा है 3 पार्ट्स वाटर के, 5 पार्ट सिरप के, तो मैंने 30 लीटर्स वाटर समझ लिया, 50 लीटर्स सिरप समझ लिया, मसला क्या है, 30 और 50 का रेशो 3:5 होता है। जानबूझ के मल्टीपल्स ऑफ 10 समझ रहा हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आसानी हो। आप 3 और 5 ले लो, मसला नहीं है, आप 3 और 5 ले लो, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 3 और 5 लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। तो मैं जानबूझ के 30 और 50 ले लिए जस्ट टू मेक सेंस कि 3 और 5 भी ले सकते हैं, 3 और 5 के बजाय आप 6 और 10 भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी आप ले लो, एज लॉन्ग एज वो रेशो में करेक्ट है, वो वैल्यूज आप में कोई मसला नहीं। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर सो दैट द मिक्सचर मे बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। वो बोल रहा है कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिक्सचर जो है ना वो ड्रॉन ऑफ करना है, ठीक है। मिक्सचर ड्रॉन ऑफ, कितना ड्रॉन ऑफ करना है मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं है कितना ड्रॉन ऑफ करना है, तो मैं बोल रहा हूँ x लीटर्स आपने ड्रॉन ऑफ करना है, ठीक है। तो जब आप x लीटर्स ड्रॉ ऑफ करोगे ना, तो उसमें से होगा क्या, देखें ये जो x है ना, इस x का 3/8 पोर्शन, क्योंकि पानी का फ्रैक्शन क्या है, पानी के इससे 3 है, टोटल इससे 8 है, तो पानी का फ्रैक्शन क्या हुआ 3/8, ठीक है। तो इस x का 3/8 पानी कम होगा और इस x का 5/8, क्योंकि सिरप का क्या है फ्रैक्शन 5/8 है, पानी जो है ना वो 3/8 ऑफ x से कम होगा, और आपका जो क्या कहते हैं सिरप है वो 5/8 ऑफ x से कम होगा। हाँ टोटल आपका x से कम होगा, लेकिन टोटल मैंने लिखा ही नहीं है कहीं, 80 तो लिखा नहीं है ना मैंने कहीं, ठीक है। टोटल आपका बिल्कुल x से कम होगा, ठीक है। तो अगर आपने x लीटर्स ड्रॉ ऑफ किया तो पानी कितने से कम हो जाएगा भाई, पानी जो हो जाएगा वो 30 नहीं रह जाएगा, वो हो जाएगा 3x/8, 30 माइनस 3x/8, और सिरप जो है ना वो 50 नहीं रह जाएगा, 50 से कम होके वो कितना हो जाएगा 5x/8, ठीक है भाई। जिस रेशो में ये ऑलरेडी है ना, उसी रेशो में जो अमाउंट आपने ड्रॉ किया है ना, उसी रेशो में दोनों में से कम होगी, ठीक है। ये रूल हमने यहाँ पे फॉलो करना होता, ठीक है, ये रूल हमने यहाँ पे अस्यूम करना होता। अच्छा फिर क्या किया, ड्रॉ ऑफ कर दिया एंड रिप्लेस विद वाटर। अच्छा वो बोल रहा है जितना ड्रॉ ऑफ कर दिया है ना, जितना ड्रॉ ऑफ कर दिया है, x लीटर्स आपने ड्रॉ ऑफ कर दिया, उतना ही पानी डाल दिया, यानी अगर आपने x लीटर्स ड्रॉ ऑफ करा है तो उसमें आपने x लीटर्स पानी भी डाल दिया, ठीक है, यानी पानी में प्लस x मजीद हो जाएगा। क्या आपका जो न्यू रेशो बन गया वो हाफ वाटर एंड हाफ सिरप बन गया। भाई न्यू रेशो हाफ वाटर एंड हाफ सिरप का मतलब है कि इनका जो रेशो है वो 1:1 है, यानी हाफ वाटर और हाफ सिरप का मतलब क्या है कि दोनों की अमाउंट बराबर हो गई है। हाफ वाटर एंड हाफ सिरप का मतलब क्या है कि दोनों की अमाउंट बराबर हो गई है, तो बराबर अमाउंट हो गई है तो रेशियो क्या हो गया 1:1, ठीक है। तो ये आपका रेशियो हो गया। अब हम यहाँ से ना किसी तरीके से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, मुश्किल नहीं है, 1 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, इनफैक्ट कोई मल्टीप्लिकेशन करनी ही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे एलसीएम ले लो न्यूमरेटर में, इस 3x माइनस 8 माइनस 3x/8 और x को सॉल्व कर लो, प्लस x 8x माइनस 3x 5x/8 हो गया, तो 30 प्लस 5x/8 हो गया आपके न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर जो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा 50 माइनस 5x/8, माइनस 5x/8 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, वो 10x/8 हो जाएगा, 10x/8 10x/8 ही लिख लेता हूँ, चलो 10x/8, और 30 को इधर लाके 50 से माइनस कराओ, ये 20 हो गया, तो 10 1 हो गया, 10 2 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 2 16, यानी 16 लीटर्स ड्रॉ किया था आपने।
16 लीटर्स निकाला था आपने, ठीक है। क्वेश्चन आप क्या पूछ क्या रहा है, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर। आप रिकॉल करो, मैंने पानी को 30 लिया था, सिरप को 50 लिया था, टोटल मिक्सचर 80 का था। उस 80 का कितना पोर्शन निकाल दिया, 16। 80 में से 16 लीटर्स आपने निकाल दिए। 16 80 का कितना फ्रैक्शन है, 16/80। 16 1 जा 16 5 जा, 1/5 ऑफ द मिक्सचर आपने ड्रॉ ऑफ कर दिया है। 1/5 ऑफ द मिक्सचर जो है ना वो आपने निकाल दिया। भाई मिक्सचर 80 लीटर्स का था ना, क्योंकि 30 वाटर और 50 सिरप 80 बनता है। उस 80 में से कितना लीटर्स निकाल दिया, 16 लीटर्स, बिकॉज एक्स था, एक्स के लिए 16 आई, 16 लीटर निकाल दिया। तो भाई कितना कितना फ्रैक्शन निकाल दिया, 16/80। 1/5 ऑफ द फ्रैक्शन, 1/5 ऑफ द मिक्सचर आपने निकाल दिया। यही तो आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन कैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। When a number is divided by 893, बोला एक नंबर है उसको 893 से डिवाइड करा, मुझे नहीं पता नंबर क्या है, द रिमाइंडर इज 193। तो ऐसे सवालों को हमने कैसे किया था बुक में, क्या हमने बोला था भाई अगर 893 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 193 आ रहा है तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा नंबर, वो नंबर जो होगा वो 893 के किसी भी मल्टीपल से 193 ज्यादा होना चाहिए। और 893 का सबसे पहला मल्टीपल कौन सा होता है, सबसे पहले खुद ही होता है वो। 893 का सबसे पहला मल्टीपल 893 खुद होता है। तो 893 में अगर आप 193 ऐड कर दो, 893 में अगर आप 193 ऐड कर दो तो ये जो आ नंबर है ना, ये पता चल जाएगा कि आ नंबर क्या है भाई, ये कौन से नंबर की बात हो रही है। तो 893 प्लस 193 क्या, 3 + 3 6, 9 + 9 is 18, 1 + 8 is 9, 9 + 1 is 10। ये जो आ नंबर है, ये नंबर क्या है, 1086। 1086 की बात कर रहा है। 1086 को 893 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 193 आता है, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 47? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस 1086 इज विल बी डिवाइडेड बाय 47? कर लो बच्चों की तरह, बिल्कुल डिवाइड करना है, ठीक है। 47 का टेबल जहां तक पढ़ सकते हो पढ़ लो। तो 47 टाइम्स 2 पढ़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 47 टाइम्स 2 कितना होता है भाई, 94, ठीक है। 108 में से 94 आपने माइनस करा तो मेरे ख्याल से कितना बचा, 14 और ये 6 कैरी डाउन हो गया, ठीक है। अभी और कितना टेबल पढ़ सकते हैं, 47 टाइम्स 4 तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन 47 टाइम्स 3 पढ़ सकते हैं। 47 टाइम्स 3 कितना होता है, 47 टाइम्स 3 120 141 होता है, 141, ठीक है। 40 80 120 127 134 144, रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। 47 का टेबल नहीं पढ़ सकते ना, 47 से छोटा हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। यही तो आपसे पूछ रहा है। अच्छा एक और तरीका भी कर सकते हैं बड़े सवालों में। बड़े सवालों में ऐसे कर लिया करो, अगर बहुत मुश्किल हो रही हो ना, देखो मैंने आपको बोला ये जो नंबर की वैल्यू है ना वो 893 के किसी भी मल्टीपल से 193 ज्यादा होना चाहिए, और हमने बोला 893 का सबसे पहला मल्टीपल 893 खुद है, 893 खुद है, उसमें 193 बढ़ा दिया आपने, 1086 एक नंबर की वैल्यू आ गई। 893 से का मल्टीपल एक और भी होता है, जीरो। जीरो हर नंबर का मल्टीपल होता है, जीरो हर एक के टेबल में आता है। 893 मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्या होता है, जीरो होता है ना। तो जीरो भी एक मल्टीपल है, जीरो भी एक 893 का मल्टीपल है। तो मैंने आपको बोला था 893 के किसी भी मल्टीपल में रिमाइंडर ऐड कर दो, नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जीरो एक मल्टीपल है 893 का, उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो, जीरो में रिमाइंडर ऐड करो 193, तो 193 भी नंबर की वैल्यू हो सकती है। आप 193 को भी कर सकते हो डिवाइड बाय 47, 193 को 47 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 47 का टेबल शायद इस बार हम 5 तक पढ़ पाए, 5 तक तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन 4 तक पढ़ पा लेंगे। 47 4 जा 44 जा 160 एंड 7 4 जा 28, 188 बनता है। 47 4 जा 188, अगेन रिमाइंडर वही आ रहा है 5 आपका रिमाइंडर आ रहा है। इधर वे आपका आंसर ऑप्शन कितना हो गया, आंसर ऑप्शन बॉय, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का बॉय हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चले भाई, a rope 40 feet long is cut into 2 pieces, ठीक है। if one piece is 18 feet longer than the other, तो भाई एक फीट की लेंथ आप x ले लो, दूसरे फीट पहले वाले से 18 फीट ज्यादा है ना, तो दूसरा होगा x + 18, ठीक है। यही तो बोल रहा है। और इन दोनों की लेंथ का जो सम है, ये डुएबल क्वेश्चन है, इन दोनों की जो लेंथ का सम है वो कितना है, 40 है, हो जाना चाहिए ये सवाल। x + x 2x हो गया, 18 40 - 18 कितना होता है 22, x के लिए कितनी बन गई 11। अच्छा भाई शॉर्टर पीस का नाम रखा था x, यानी शॉर्टर पीस की लेंथ हो गई 11, लॉन्गर पीस का नाम रखा था x + 18, यानी 11
प्लस 18, उसकी लेंथ आपके पास कितनी हो गई 29। अभी पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ इन फीट ऑफ द शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस की पूछ रहा है, तो आंसर क्या देंगे 11 देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का एप्पल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, आगे देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, इफ m raised to the power n is equals to 121, what is the value of m minus 1 raised to the power n plus 1? और आंसर ऑप्शंस बोथ ए एंड बी भी गिवन है, यानी हो सकता है एक से ज्यादा केसेस बन सके। ठीक है, सपोज करके देखते हैं। देखें m raised to the power n 121 कैसे बनता है, हो सकता है 11 का स्क्वायर हो, 11 का स्क्वायर 121 बनता है, या फिर हो सकता है, दो आंसर ऑप्शन है ना, तो दो केसेस तो बना लो, क्योंकि बोथ ए एंड बी को ट्राई कर रहा हूं कि कहीं ये तो करेक्ट नहीं है। 121 की पावर 1 भी कितना बनता है 121। अब इस हिसाब से मुझे एक बात ये समझ आती है कि m की वैल्यू जो हो गई ना, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई कंपैरिजन से 11, और n की वैल्यू कितनी हो गई भाई आपकी, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 2, यानी m की वैल्यू 11 और n की वैल्यू 2, यहाँ पे आप डालोगे तो आंसर क्या आएगा 11 माइनस 1 10, और n की जगह 2 डालोगे 2 प्लस 1 3, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो आंसर आएगा, यानी 1000 तो एक पॉसिबल आंसर है। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू अगर मैं कंपैरिजन से देखूं तो m की वैल्यू बनती है 121। ठीक है, और n की वैल्यू क्या बनती है 1, सॉरी स्मॉल m है, n की वैल्यू क्या बनती है 1। तो इस हिसाब से हमें ये बात समझ आती है, अगर इसको इन दो वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करूं, इधर पुट करूं, m की जगह पे 121 और n की जगह पे 1, तो 121 माइनस 1 120 की पावर 1 प्लस 1 यानी 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर निकालना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। 120 इंटू 120 करो, 12 12 144, आगे गिन के जीरो लगा दो, एक दो दो जीरोस लगेंगे। 14,400 भी तो एक पॉसिबल आंसर है, एक पॉसिबल आंसर तो ये भी है। आपको थोड़ी बोला m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्लियरली तो पता नहीं है ना आपको, तो एक पॉसिबल आंसर ये भी है, तो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बात कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में ये बोल रहा है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूं, ये लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल्स टू, ये ऐसे है इफ x इज इक्वल्स टू, सही है, if x is equals to 3 plus 2 under root 2, ये x की वैल्यू गिवन, ठीक है, then the value of under root x minus 1 upon under root x। अब देखें x तो पहले ही रूट में, x के लिए पहले ही रूट में, रूट के ऊपर रूट लगाना एक और मुश्किल काम, रूट के ऊपर रूट लगाना एक मुश्किल काम है। ठीक है, मैंने क्लास में 2 सवाल कराए आपको सॉर्ट्स एंड इंडिसेस पे, जिसमें मैंने बोला कि एक रेडिकल फॉर्म को परफेक्ट स्क्वायर में बंद करना सीख लो। ठीक है, ये वही क्वेश्चन हो गया, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 जो है ना, उसको मैं बंद कर सकता हूं किस में 1 प्लस अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर में क्लोज डाउन कर सकता हूं, है ना भाई। 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आप खोलो, यही बनेगा। ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर खोलो, यही बनेगा। अच्छा, इसकी लॉजिक भी क्लास में हमने पढ़ी थी, वो आपने सीखनी है, बड़ी लंबी लॉजिक थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए और 2ab की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस तरीके से हमने ये बातें पढ़ी थी और दिमाग में सोचना हमने सीखा था। ठीक है, इंडिसेस एंड सर्ट्स में, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये पुट करता हूं जरा, ताकि वो जो स्क्वायर, वो जो रूट के अंदर रूट का जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरा सॉल्व हो जाए। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर मुझे x की वैल्यू डालनी है, और x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। फिर बोल रहा है -1, फिर रूट लगा दिया, चलो कोई मसला नहीं, -1 फिर रूट लगा दिया, और रूट के अंदर क्या डालना है 1 प्लस अंडर रूट 2, एक्स के लिए तो 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है ना, यही हमने डेवलप कर ली। तो इससे फायदा ये होगा कि स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। अब आपके पास सिर्फ बच गया 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2। अब आपको करनी पड़ेगी रैशनलाइजेशन, एलसीएम लेने से पहले भाई रैशनलाइजेशन कर लो। ठीक है, एलसीएम से तो और वो जो डिनोमिनेटर प्रॉब्लमैटिक डिनोमिनेटर है वो और प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, रूट कट गया यहाँ पे, इसको रैशनलाइज कर देंगे भाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस रूट 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस रूट 2 लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे शुरू में सबसे पहले 1 प्लस रूट 2 लिखा हुआ, यहाँ से बात स्टार्ट हुई, बाहर इस माइनस को आप एज इट इज रहने दो। ठीक है, 1 इंटू 1 माइनस रूट 2 कितना होता है 1 माइनस रूट 2 होता है, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगी, 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होके 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर होके 1 माइनस 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 कितना बचता है भाई -1 बचता है।
तो अगर आपने यहाँ -1 लिख ही लिया है तो एक काम करो कि इस -1 को काट के, इस -1 को काट के, ये -1 है ना, -1 बिल्कुल है, ये -1 को ऊपर वाले को दे दो, ठीक है, ये बाहर वाले को दे दो, ये माइनस को काट के यहाँ पे क्या कर लो, माइनस ऊपर वाले को दे दो, यानी इसको प्लस कर दो, सिंप्लीफाई हो गया। नीचे वाले 1 को अब भूल सकता हूं मैं, भूल जाए नीचे वाले 1 को, ब्रैकेट को खोलेंगे, √2 माइनस √2 कटेगा, 1 + 1 आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी बोथ ए एंड बी गिवन है, देखिए -2 आंसर हो ही नहीं सकता, √x ग्रेटर वैल्यू होगी, 1/√x लेसर वैल्यू होगी, ग्रेटर वैल्यू में से लेसर वैल्यू माइनस करोगे, आंसर नेगेटिव में कैसे आएगा, नहीं आ सकता आंसर नेगेटिव में, ठीक है, ऐसा मत समझना इसका आंसर माइनस में होगा, ठीक है, इसका आंसर माइनस में नहीं होगा, इसका आंसर पॉजिटिव में होगा। करेक्ट आंसर जो हो गया वो आंसर ऑप्शन बॉय हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 ये हो गया।